नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम जो घटनासार अर्धवार्षिक पढ़ रहे थे उसमें ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इस पत्रिका का क्या देखा था, उसमें जो राष्ट्रीय परिदृश्य था, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था, उसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब दोस्तों, हम लोग जो आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, इस पत्रिका का जो दूसरा चैप्टर है, आज हम उसे देखने वाले हैं। दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसे हम 2 लेक्चर्स में विभाजित करेंगे। दोस्तों, चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी है, अगर इसमें पहली न्यूज़ की बात की जाए तो वो है आपके G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित। इससे पहले G8 शिखर सम्मेलन कहते थे, क्योंकि इसमें 8 देश शामिल थे। वर्तमान में ये स्थिति है कि रूस को इससे पृथक कर दिया गया है, तो वर्तमान में इसमें केवल 7 देश बचे हैं G7 में, जिसमें आपके जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन, ये इसमें देश शामिल हैं। अब दोस्तों, इसकी 50वीं जो है बैठक आयोजित हुई, ये देखना है। इसमें ये महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ आयोजित हुई। तो जो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन है, ये इटली के अपूलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया नाम की जगह पर, केवल इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इस खबर से संबंधित। दोस्तों, इसमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसकी बात की गई है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट तो पुराना है, पहले प्री में एक बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए इसका नाम आपका पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है। इस जो पहल है, इसमें कई सारी पहलें हैं, इस पर बात की गई है। और साथ में ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट वाली जो पार्टनरशिप की पहल है, दोस्तों, ये विकासशील देशों से संबंधित है। यानी जो विकासशील देश हैं उनके अंदर रोड, बंदरगाह, एयरपोर्ट, इन सुविधाओं जैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके विकास पर बल देने की बात इसमें कही गई है। और इसके लिए जो G7 समूह है उसके द्वारा 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो फंड है उसको इकट्ठा करने की बात कही गई है। इसके अलावा इस सम्मेलन में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को समर्थन और प्रोत्साहन देने की बात की गई है। ये जो आर्थिक गलियारा है, ये इसमें आपके जो है समुद्री मार्ग रहेगा, सड़क मार्ग रहेगा और रेलवे का नेटवर्क इसमें शामिल रहेगा। अगर मैप पे बात की जाए तो भारत से जो है समुद्री रास्ते से सऊदी अरब तक माल जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से कुछ स्थलीय मार्ग से, और फिर उसके अलावा ये यूरोप से जोड़ने वाले मार्ग पे आगे जो इस गलियारे का विस्तार हो जाएगा। और इस जो गलियारा है, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा, इसमें भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने की बात जो भारत में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ था 2023 में, उसमें ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तो उसी मतलब जो हस्ताक्षर है उसके बाद की ये इम्प्रूवमेंट है इस गलियारे से संबंधित। तो दोस्तों, ये याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी अभी हमने बात की भारत मध्य पूर्व यूरोप का आर्थिक गलियारा, ये भी आपका जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो पार्टनरशिप है उसका हिस्सा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, जो भी इनिशिएटिव या कॉरिडोर हैं ये ज़्यादा काम के नहीं हैं, प्री में इनसे पूछने की संभावना लगभग नगण्य है। अगली न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों, हर साल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा एक रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा जो परमाणु हथियार हैं उनके स्टॉक की बात कही जाती है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में हमारे काम की केवल ये बातें हैं कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट एक स्वीडन का थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा। और दोस्तों, दूसरा इसके आंकड़े हमें देखना है। आंकड़ों में भी नंबर नहीं देखने, केवल इतना देखना कि परमाणु वारहेड या सैन्य भंडार यानी जो परमाणु हथियार हैं
सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान किन देशों के और भारत का स्थान कौन सा है। तो अगर इसमें बात की जाए तो पहले स्थान पर रूस है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। यानी रूस के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और फिर चीन के पास। फ्रांस और यूके आपके क्रमशः चौथे और पाँचवें नंबर पर हैं, जबकि भारत का इसमें छठा नंबर है और भारत के पास 2024 में 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि 2021 की जो सूची है उसमें 164 थे। यानी भारत ने अपने जो परमाणु हथियार का भंडार है उसमें 8 हथियारों को और जोड़ लिया है। दोस्तों अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों यूरोपीय संघ से संबंधित है। यूरोपीय संघ जो है विभिन्न यूरोपीय देशों का एक समूह है। तो इस संघ के द्वारा क्या किया गया है, तो इस संघ के द्वारा जो प्रकृति की जो क्षरण हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है मानवीय गतिविधियों से, उन जो नुकसान हुआ है प्रकृति का, उसकी पुनर्बहाली के से संबंधित एक कानून पास किया गया है। यानी अगर कहीं मानवीय गतिविधियों से कोई जंगल उजड़े हैं या वन समाप्त हुए हैं तो दोबारा से उन्हें जो है लगाने की पहल की जाएगी। इस तरह का ये कानून है। तो इस तरह का कानून जो है लागू करने वाला अगर कोई गठबंधन है, कोई संघ है, तो उनमें यूरोपीय संघ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संघ ने इस तरह का जो है कानून जो है उसको मंजूरी दी है। तो इस कानून का उद्देश्य क्या है? जंगलों को फिर से उगाना, जो दलदल हैं उनको गीला करना, क्योंकि ये वेटलैंड का काम करते हैं, फ्लोरा एंड फौना के लिए हैबिटेट का काम करते हैं, तो दलदल भी होना ज़रूरी है। तभी तो उसके लिए रामसर कन्वेंशन लागू हुआ। और इसके अलावा इसमें नदियों को और उनकी प्राकृतिक मुक्त प्रवाह अवस्था में वापस लाना है। मतलब जो नदियां हैं उनके जो है प्रवाह में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके 9वें संस्करण से संबंधित है। पहले तो यही याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि UN या संयुक्त राष्ट्र का एक नेटवर्क है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस साल की जो रिपोर्ट है 2024 की, ये क्रिम के हिसाब से 9वें क्रिम की रिपोर्ट है। इसके दोस्तों कुछ निष्कर्ष हमारे काम के हैं कि नहीं, तो ऊपर जो दिख रहे हैं उनमें तो ज़्यादा काम के हैं नहीं। हाँ दोस्तों, यहाँ ये याद रखना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो हमें 15 के 15 याद रखने हैं, क्योंकि अभी जो पीछे UPPCS की एग्ज़ाम 2023 की प्री हुई थी उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। उसके अलावा हर साल 2 या 3 प्रश्न जो है आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वनडे की अगर बात की जाए तो उसमें भी सूची मिलान के क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछ लिए जाते हैं, जैसे SSC की एग्ज़ाम में। तो ये दोस्तों याद रखना है। अगर दोस्तों बात की जाए कि किन देशों ने इस रिपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसमें हैं आपके नार्डिक देश। अब नार्डिक देश हैं कौन से? तो जो यूरोप है उसके 3 देश हैं आपके, ये आपके हैं लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। ये देश नार्डिक देश कहलाते हैं। और इसमें ब्रिक्स देशों के जो आंकड़े हैं वो उतने महत्वपूर्ण हैं नहीं। और जो नार्डिक देश हैं वो शीर्ष पे तो नहीं है, लेकिन अग्रणी हैं प्रदर्शन करने में। और जो ब्रिक्स हैं वो अच्छी मतलब प्रगति दिखा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उनको प्राप्त करने की जो दशा है, उसके जो प्रयास चल रहे हैं उसके लिए। अगर दोस्तों पर्टिकुलर देश की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो फिनलैंड है यूरोप का देश, वो शीर्ष पर है, पहला स्थान उसे प्राप्त हुआ है, दूसरा स्वीडन और तीसरा डेनमार्क। बस टॉप 3 हमें याद रखने। अब दोस्तों इसमें भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट है उसमें जो है भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का जो स्कोर है वो है 64। अगर निचले देशों की बात की जाए, अंतिम पायदान पे कौन देश है इस रिपोर्ट में, तो आपके हैं दक्षिणी सूडान। फिर आपका जो सेकंड लास्ट है वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य और थर्ड लास्ट आपका चाड। ये तीनों ही अफ्रीकी देश हैं। अब दोस्तों इसी रिपोर्ट के अंतर्गत UN ने क्या किया, एक नया सूचकांक पेश किया है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सूचकांक आपका है बहुपक्षवाद से संबंधित। तो इसमें जो है सूचकांक में जो बहुपक्षवाद से संबंधित है, ये नया सूचकांक है। इसमें शीर्ष पर बारबाडोस है, ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं।
दोस्तों अगली न्यूज यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन से संबंधित है। दोस्तों इसमें केवल इतना याद रखना है कि ये कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये जो शिखर सम्मेलन है ये स्विट्ज़रलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसोर्ट में आयोजित हुआ था। दूसरा ये याद रखना है कि इस सम्मेलन के बाद जो संयुक्त दस्तावेज जारी हुआ था इन देशों के द्वारा, उनमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। और भारत के अलावा अगर बात की जाए तो 4 और देश थे जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। वो आपके सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और संयुक्त अरब अमीरात थे। और दोस्तों ये भी देख लेना है कि भारत की तरफ से इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर ने किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ है मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति, जो पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति का पद मिला है मैक्सिको में, उनका नाम है क्लाउडिया शीनबाम। ये याद रखना है क्योंकि दोस्तों पिछले वर्ष जो यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा हुई थी उसमें न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया था। तो दोस्तों ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे एक और रिपोर्ट से संबंधित न्यूज है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जो कि ये याद रखना कि किस संस्था के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। तो इसे प्रकाशित किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, याद रखना है। इसके अलावा इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत का स्थान कौन सा है इस साल जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी हुआ है उसमें। तो इसमें भारत का स्थान है 63वां, और स्कोर की बात की जाए तो वो है 55.3। दोस्तों कभी कभी प्रश्न पिछले साल की रैंक को लेकर भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों पिछले साल की रैंक 67वीं थी, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी सूचकांक में शीर्ष देशों की बात की जाए तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को, और तीसरा हुआ है फिनलैंड को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक और सूचकांक से संबंधित खबर है, वो है आपकी वैश्विक शांति सूचकांक। तो ये याद रखना कि किसके द्वारा जारी किया गया इसे किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ये याद रखना है। दोस्तों इस सूचकांक के अनुसार जो शांति सूचकांक है उसमें अगर शीर्ष देशों की बात की जाए तो वो हैं आपके आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यानी आइसलैंड का प्रथम स्थान है। दोस्तों अगर सूचकांक के मानदंडों की बात की जाए तो तीन मानदंडों पर आधारित है। एक है आपका सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, दूसरा है चल रहे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा, और तीसरा है सैन्यीकरण की डिग्री में समाहित आपके जो है अगर संकेतक देखें तो 23 संकेतक हैं, और मानदंड देखें तो 3 हैं, सामाजिक सुरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, और उसके अलावा सैन्यीकरण। दोस्तों आगे देखते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है और स्कोर है 2.319। आगे चलते हैं। दोस्तों आगे भारत के जो है पड़ोस से न्यूज है कि जो थाईलैंड है वो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश है, ये याद रखना है। आगे दोस्तों फिर एक सूचकांक से संबंधित न्यूज है, वो है आपकी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों इसमें ये याद रखना कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें अगर भारत की बात की जाए तो भारत का 176वां स्थान है 180 देशों में। और अगर शीर्ष स्थान की बात की जाए तो आपका जो एक नॉर्डिक कंट्री है एस्टोनिया, उसका स्थान है। अगर दोस्तों शीर्ष 3 स्थानों की बात की जाए तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी, जो कि यूरोपीय देश हैं तीनों ही। अगर भारत की बात की जाए तो इस बार भारत की जो 176वीं रैंक है, और अगर अनुमानित उत्सर्जन की बात की जाए तो उसमें 172वां स्थान है, वायु गुणवत्ता में 177वां स्थान है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ओवरऑल याद रखना कि भारत का ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो भारत की रैंक है 176वीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित। इससे संबंधित प्रश्न हर साल लगभग पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह बस वो पूछ ही लेते हैं। तो दोस्तों इसके
आपको खूब सारे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो यही देखना है कि ये किस तारीख को जारी किया गया। इसकी डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले डेट भी पूछी जा चुकी परीक्षाओं में। तो 13 मार्च 2024 जो 23-24 का मानव विकास सूचकांक है वो 13 मार्च 2024 को जारी हुआ था। किस संस्था के द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी हुआ था। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है ये भी पूछ लिया जाता है, तो शीर्षक है ब्रेकिंग दी ग्रिडलॉक। ठीक, ये याद रखना। इसके अलावा इसके ये स्कोर हैं, उसके आधार पर रैंकिंग मिलती है, वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे 0.800 और उससे अधिक अगर स्कोर है तो अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देश होते हैं वो। जिन देशों का स्कोर 0.700 से 0.799 होता है वो उच्च मानव विकास वाले देश होते हैं। और जिन देशों का 0.550 से 0.699 स्कोर रहता है वो मध्यम मानव विकास, और 0.550 से नीचे स्कोर वाले देश निम्न मानव विकास वाले देश की श्रेणी में रहते हैं। तो ओवरऑल इसकी 4 श्रेणियाँ हैं। अब दोस्तों अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो पहला स्थान स्विट्ज़रलैंड का है, दूसरा नॉर्वे का और तीसरा आइसलैंड का। सबसे निचले स्थान की बात की जाए तो सोमालिया का है। अगर भारत की बात की जाए तो चूंकि ये 2023-24 की रिपोर्ट है तो इसमें अगर देखा जाए तो 22 में भारत की रैंकिंग 134वीं है। इसके पहले जो आया था उसमें जो है भारत की रैंकिंग थी 2021 वाले HDI में 135, और भारत का जिस हिसाब का स्कोर है 0.644। दोस्तों अभी हमने देखा अगर 0.644 स्कोर है तो ये आपका मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आएगा। केवल इतना याद रखना है इस न्यूज में। अब दोस्तों आगे देखते हैं इकोसॉक से संबंधित जो न्यूज है वो है। ये क्या है इकोसॉक? ये आपका है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये है इसका फुल फॉर्म। दोस्तों इसके जो विभिन्न पद हैं उन पर भारत के प्रतिनिधियों की जीत हुई है, केवल इतना याद रखना है। ठीक, इसमें कुछ जो परिषदें हैं उनके नाम बस याद रखने की। महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग है, एक है आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, एक है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एक है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, एक है विश्व खाद्य कार्यक्रम। केवल इन्हीं बॉडी के नाम याद रखने और बस ये याद रखना कि इन पर भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो है चुना गया है, केवल इतना याद रखना है। और दोस्तों इसमें यह देख लेते हैं कि जो इकोसॉक है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 मुख्य अंग हैं उनमें से एक है। 2 मैं बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना। एक तो इकोसॉक है ही, एक आपका UNSC है, एक आपका UNGA है, एक आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बाकी 2 आप देख लेना। फिर दोस्तों आपका है स्क्वाड से संबंधित। ये भी एक संगठन है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस ने मिलकर बनाया है। क्वाड जैसा है, बस अगर इन चारों देशों में देखें तो क्वाड में जो है फिलीपींस की जगह भारत है, लेकिन ये क्वाड से अलग है। तो ये याद रखना कि स्क्वाड संगठन किन देशों के नेतृत्व में बना है, कौन कौन से देश में पार्टी हैं या सदस्य हैं। तो इसके सदस्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। और ये किस लिए है? तो वही इसका लक्ष्य जो क्वाड वालों का है, चीन की घेराबंदी करना। अब दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक अपना काम करते हैं। चूँकि ये बड़ा चैप्टर है तो हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। इसके बचे हुए भाग को करने की कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छी बनाए रखिए। मिलते हैं, नमस्कार।